सभी बंधुओं को नमस्कार। आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अतरौली जनपद अलीगढ़ के माध्यम से वहाँ के पूर्व छात्र परिषद के द्वारा यह कार्यक्रम हम सबके लिए एक प्रेरणा देने वाला है। इसमें आप सभी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सबसे पहले वहाँ के माननीय प्रधानाचार्य श्री जगबीर सिंह जी, पूर्व छात्र परिषद के संयोजक अनुपम जी, उनके साथी अनुभव तथा अन्य जो पदाधिकारी, उन सभी को नमस्कार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और साथ ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से अनेकानेक बंधुओं से, बहनों से बातचीत करने के लिए हमें यह सुअवसर प्रदान किया। साथियों, शिक्षा व्यक्ति निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से हम नवीन पीढ़ी को प्राचीन भारतीय संस्कृति से, गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली अपना आयुर्वेद, गौरवशाली इतिहास, इन सब से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उनके अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का भी विकास करना चाहते हैं और इसके अनेक प्रकार के आयाम हैं, अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं। उनके माध्यम से शिक्षक और प्रबंध समिति से जुड़े महानुभाव, अधिकारी वर्ग, ये सभी स्तर पर प्रयास करते हैं। ये सौभाग्य का विषय है कि हमारा जो देश है, भारत, पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था और इसे सभी लोग जगत गुरु के रूप में पूजते रहे हैं, इसको मान्यता देते रहे। शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत सारे नए नए प्रयोग किए, नई नई पद्धतियाँ विकसित की और इसलिए हम निरंतर आगे रहे। गुरुकुल शिक्षा पद्धति से हम सभी परिचित हैं, जिसके माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती ने अनेक ऐसे विद्यालय खड़े किए जिनके माध्यम से क्रांतिकारी, देशभक्त, राष्ट्रभक्त व्यक्ति पैदा हुए, जिनको हम सब जानते हैं। एकात्मता स्तोत्र में हम उनके नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे अनेक नाम हैं, जिनका वर्णन इस समय यहाँ करना संभव नहीं है, बहुत लंबी श्रृंखला है। गुरुकुल पद्धति के माध्यम से एक सशक्त देशभक्त, राष्ट्रभक्त, हिंदुत्वनिष्ठ, धर्म से ओतप्रोत ऐसे हमने युवाओं का निर्माण किया, जिन्होंने राष्ट्र जीवन के लिए अपना संपूर्ण जो उनके अंदर क्षमताएं थीं, उनकी प्रतिभाएं थीं, वो उन्होंने समर्पित की, जिसके लिए हम लोग आज भी ऋणी हैं। गुरुकुल पद्धति के बाद धीरे धीरे इस देश के अंदर ही किंडरगार्टन पद्धति, कॉन्वेंट पद्धति, प्लेबे मेथड, ये अनेक प्रकार की विधियां आती रहीं। शिक्षा सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है और इसलिए अनेक प्रकार की पद्धतियां विकसित होना स्वाभाविक है। सभी पद्धतियों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। यहाँ इसकी विवेचना करना बहुत आवश्यक नहीं है कि कौन पद्धति उचित है और कौन सी नहीं है, परंतु ये सब ठीक है कि गुण और अवगुण व्यक्ति के अपनी कार्य क्षमता पर, उसकी योग्यता के आधार पर निर्भर होती हैं और इसलिए इस समय हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि नई प्रकार की जो पद्धतियां हैं शिक्षा की, उनमें जो ई लर्निंग है,
ई लर्निंग पद्धति आज बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रही है। इसके कारण से ज्ञान का जो भंडार है, जो अभी तक पुस्तकों में छिपा रहता था या पढ़ने पढ़ाने के बहुत से साधन नहीं थे, हम पढ़ नहीं पाते थे, हमको सुअवसर प्राप्त नहीं थे, आज वो सहज ही हमको मिल जाते हैं। ई लर्निंग यानी शिक्षा प्रदान करने का इलेक्ट्रॉनिक ढंग। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को अपनाकर, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को अपनाकर शिक्षा देने का एक माध्यम, सरलतम माध्यम कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे विशेष प्रकार के सबको मिलाकर के हम ई लर्निंग के अंतर्गत लाते हैं। शिक्षा प्रदान करने के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ये ई लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। और इसके लिए अगर मैं इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो ये मैं कह सकता हूं कि ई लर्निंग के लिए बहुत आवश्यक जो चीज़ है वो पहले तो उसके जो संसाधन हैं, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, इनका होना बहुत आवश्यक है। एक सामान्य सिद्धांत है कि हमें जब कोई भी काम करना होता है, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है, पहले हम लक्ष्य तय करते हैं, काम तय करते हैं और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे पहले ही हम विचार करते हैं कि करना क्या है। नंबर 1 करना क्या है, नंबर 2 है कौन करेगा और फिर नंबर 3 है कैसे करेगा। यानी लक्ष्य तय करना, कार्य पद्धति तय करना, फिर जो तय करेगा ऐसे जो मानवीय संसाधन है उनका प्रशिक्षण देना। तो प्रशिक्षण के अभाव में काम नहीं हो सकता। तो जो भौतिक संसाधन है ई लर्निंग में, तो इसको ध्यान में रख करके हम विचार करेंगे कि हमको ई लर्निंग के माध्यम से चाहे वो तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना है, चाहे औद्योगिक जानकारी प्राप्त करनी है, चाहे शिक्षा क्षेत्र की जानकारी करनी है, चाहे हमें सुरक्षा क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करनी है, चाहे हमें किसी भी क्षेत्र की, कृषि क्षेत्र की, व्यापार के क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करनी है, ई लर्निंग के माध्यम से करनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सबसे पहले हमने ये तय किया। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी संसाधनों की, भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधनों में वर्तमान में कंप्यूटर बहुत आवश्यक चीज़ है। कंप्यूटर देखने में ऐसा भी आता है कि कंप्यूटर जगह जगह पर, अनेक संस्थानों में, अनेक परिवारों में कई बार पुराने मॉडल रहते हैं और पुराने होने के कारण उनके जो और जो उपकरण, सहायक चीज़ें हैं, वो पूरा का पूरा सेट ठीक नहीं है। कभी उसका प्रिंटर ख़राब है तो उसे जो इनपुट हम लेना चाहते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलता जिससे हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकें, या हम जो किसी को जानकारी देना चाहते हैं तो समस्या आती है कि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। आने जाने पर, विविध लोगों से बात करने पर ये बात समझ में आती है कि उनके पास कंप्यूटर तो है परंतु वो ठीक नहीं है। बात क्या हुई कि पुराने मॉडल के कंप्यूटर हैं जो आज की डेट में कालबाह्य हो गए हैं, आउट ऑफ डेट हो गए हैं, उनका हम प्रयोग करेंगे नवीनतम तकनीकी में, ई लर्निंग में, तो वो शायद सहायक नहीं होंगे। तो उन पर ध्यान रखना कि वो जो कंप्यूटर जो संसाधन है वो हमारा ठीक हो। आजकल i7 तक हम पहुंच गए हैं, तो ये हमारे आर्थिक स्तर पर निर्भर करता है, परिवारों में व्यक्तियों के आर्थिक स्तर पर, कि वो किस प्रकार के मॉडलों का प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके साथ जो इनको कहें डिवाइसेस जो हैं इस प्रकार के, वो हमारे पास पूरे होने चाहिए। आजकल मोबाइल सबसे एक सरल चीज़ है। मोबाइल में बहुत से, पहले नोकिया का मोबाइल आता था और जिसमें एंड्रॉयड की व्यवस्था इस प्रकार की नहीं थी, एंड्रॉयड फ़ोन अब आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अनेक लोगों पर आज भी ये नहीं है। जब ये नहीं होंगी तो फिर ये कठिनाई आएगी ई लर्निंग की। इसलिए पहला ये भी एक काम है कि हमारे पास ई लर्निंग करने के लिए कंसेप्ट क्लियर हो,
हमको करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमारे पास संसाधन कौन से हैं। तो जब भी हम कोई काम करें तो पहले ये विचार बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है, इसको हम अगर एक शब्द प्रयोग करें, CVT, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो इसमें एक कंप्यूटर से संबंधित जितने भी हमारे ये डिवाइसेस हैं, ये कंप्लीट तैयार होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए, नवीनतम होने चाहिए, जिसमें हम उन पर विश्वास कर सकें, आत्मविश्वास कर सकें कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये इनमें से कोई डिवाइस हमें धोखा नहीं देगा। तो ये एक बात कहनी थी। दूसरा, ये जो संपूर्ण सिस्टम है, जितने से हमारे डिवाइसेस हैं आजकल, ये सब डिपेंड हैं आजकल हमारे नेट पर। तो इसमें एक शब्द और है, WBT, इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण, वेब बेस्ड ट्रेनिंग। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो ई लर्निंग के लिए बहुत आवश्यक हैं, इसलिए इस पर ध्यान देने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। 2G, 4G, अब तो हम 5G की ओर बढ़ रहे हैं। तो गति के साथ प्रगति हो रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये चर्चा के माध्यम से ये निवेदन किया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा इस काम को, इन 3 चीज़ों पर विचार करना। इसके लिए संसाधनों के बारे में विचार करने की बात है। शिक्षा की जो नवीन पद्धति है ई लर्निंग, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। वैश्विक स्तर तक हम दुनिया के किसी भी संस्थान से इसमें जुड़ सकते हैं और हम जुड़ भी रहे हैं। अनेक इस प्रकार की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। डिजिटल अध्ययन में आने वाली चुनौतियां भी अगर हम कम नहीं हैं। इसमें आपको ध्यान होगा कि जिस समय कंप्यूटर हमारे देश में आया, प्रारंभ में इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ और अच्छे लोगों ने इसका विरोध किया कि देश में बेरोजगारी आ जाएगी और ये देश, यहाँ पर कृषि प्रधान देश है, यहाँ अनेक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनका क्या होगा, हमारी श्रम शक्ति ये कहाँ जाएगी, ये बेरोजगारी फैल जाएगी। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हुई। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने इसका विरोध किया उन्होंने इसको सबसे पहले अपनाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूर्वाग्रह है किसी एक विकसित व्यवस्था के प्रति, जो नई चीज़ आने वाली है, नई तकनीकी आने वाली है, उसके बारे में खुले मन से सोचना चाहिए। चाहे वो तकनीकी हमारे देश की हो चाहे विदेश की हो। विदेश की कोई अच्छी चीज़ है तो उससे प्रेरणा लेना कोई बुरी बात नहीं है। वो हमसे प्रेरणा लेते हैं, हम भी उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो पहली बात ये है कि ज्ञानात्मक जो क्रियाएं हैं, शिक्षण, प्रशिक्षण, इनमें पूर्वाग्रसित नहीं होना चाहिए। खुले होकर, खुले मन से, व्यापक मन से, उदार मन से ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, हमारे बच्चों के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, हमारे देश की व्यवस्थाओं के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है। तो सकारात्मक ढंग से सोचकर उन्हें अपनाना चाहिए। प्रशिक्षित योग्य अध्यापक, ये एक बड़ी समस्या है। अभी लॉकडाउन पीरियड चला तो इसमें बात आई कि हम अपने छोटे बच्चों को, चाहे वो प्राथमिक कक्षाओं के हैं, चाहे वो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के हैं अथवा माध्यमिक स्तर के हैं, तीनों स्तर पर होमवर्क देने की योजना बनी। हमने अपने संस्थान से, जो सरस्वती विद्या मंदिर ब्रज प्रदेश प्रकाशन है, इसकी संपूर्ण पुस्तकें और हमने उसकी PDF अपने प्रधानाचार्य बंधुओं के पास भेजने का प्रयास किया। 4 पाठ भेज दिए गए। उन्होंने आचार्यों के माध्यम से वो पाठ भैया बहनों तक, बच्चों तक पहुंचाए। ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन देखने में ये आया कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, परिवार हैं, मैं किसी व्यक्तिगत किसी संस्थान की या किसी व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य अनुभव बता रहा हूँ जो मैंने प्रक्रिया अपनाई। मैंने अनेक लोगों से इंटरव्यू लिए, उनके विचार लिए, तो ये विचार आया कि प्राथमिक लेवल पर जो किंडरगार्टन पद्धति है, जिसमें प्ले ग्रुप आता है, LKG, अपर KG आदि, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 5th तक भी हम आ सकते हैं।
तो वहाँ तक ये ई लर्निंग की व्यवस्था बहुत कठिन है उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं कि वो इससे लिंक हो जाएं आपकी व्यवस्था से, उसको समझ लें, उसको एनालिसिस कर लें। तो और उस स्तर के अभिभावक भी कई जगह नहीं होते हैं। तो लेकिन ये जो माध्यमिक स्तर है उसमें वहाँ से इसका व्यापकता बढ़ जाती है, इसके अधिगम बढ़ जाता है, बच्चे भी समझदार होते हैं, माता पिता भी समझदार हो जाते हैं और वो इसको अपनाने लगते हैं। तो मैं ये पहले कहना चाहता था कि चाहे वो स्तर कोई भी हो, प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे वो पूर्व माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, हर स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को यहाँ छोड़कर बड़ी कक्षाओं में बच्चे और अभिभावक इसको अपना रहे हैं। उनके लिए बहुत उपयोगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु प्राथमिक स्तर पर अवश्य विचार करना चाहिए कि नई परिस्थितियों में हम और अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं कि जिससे अधिगम ठीक हो, बच्चों में समझ अच्छी विकसित पैदा हो। यह विचार हमें करना चाहिए। प्रशिक्षित योग्य अध्यापकों की नियुक्तियां करना, अगर वो पुराने लोग हैं तो उनको सरल ढंग से, उचित माध्यम से, सरल ढंग से उनको कोई आर्थिक कठिनाइयाँ न हो, आर्थिक सुविधाएं दे करके भी संस्थानों का ये कर्तव्य है कि वो अपने स्टाफ को प्रशिक्षित करें। जब बैंकों में कंप्यूटर आए तो बैंकों ने अपने जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण दिलाया और संपूर्ण बैंक का पुराना स्टाफ भी प्रशिक्षित हो गया और वो कार्य करने लगा। विद्यालयों में जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं वो पुराने हैं, अभी वो कंप्यूटर के उसको नहीं जानते हैं, नई तकनीकी नहीं जानते हैं। तो वहाँ का जो प्रबंधन तंत्र है उसका ये दायित्व है कि वो उनको निःशुल्क ये शिक्षा प्रदान करे, उनमें प्यास पैदा करे, उनमें भूख पैदा करे कि मैं इसको सीख सकता हूँ। कारण ये है अगर कोई सीखना नहीं चाहता तो उसे ज़बरदस्ती सिखाया भी नहीं जा सकता। जैसे घोड़ा को प्यास लगी है परंतु उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाया नहीं जा सकता है, तालाब के पास ले जाकर, कुएं के पास ले जाकर, वो पीना नहीं चाहता है। तो किसान लोग क्या करते हैं, पशुओं में भूख नहीं लगती है तो उसको नमक खिला करके उनमें भूख पैदा करते हैं, उनको प्यास पैदा करते हैं। हम शिक्षक हैं या हम शिक्षा प्रेमी बंधु या बहन हैं, हमें बच्चों को शिक्षा देनी है, तो हमें शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं, ये ई लर्निंग के क्या क्या लाभ हैं, इस तकनीकी के पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा, आपके जीवन में क्या लाभ होगा, आपका जीवन स्तर किस स्तर ढंग से ऊंचा उठ जाएगा, यह बात अगर हम बच्चों को बता देंगे तो वो हमारे ज्ञान को जो हम समझाना चाहते हैं उसको वो समझने के लिए प्रयास करेंगे। नकारात्मक बात करेंगे कि तुम नहीं सीखोगे तो तुम पिछड़ जाओगे, बेकार हो जाओगे, तुम अज्ञानी हो, तुम अयोग्य हो, ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। तो मोटिवेट करके, सकारात्मक बात करके ये बात हमें कराने की आवश्यकता है। तो दूसरी बात मैं कह रहा था कि जो चुनौती है हमारे सामने, वो चुनौती है कि हमारे सामने योग्य शिक्षक चाहिए जो ई लर्निंग मेथड से लोगों को समझा सकें, बता सकें, और वो संसाधन भी चाहिए। योग्य व्यक्ति है, संसाधन ठीक नहीं है, नेट की व्यवस्था विद्यालयों में नहीं है, घर पर नहीं है, तो फिर योग्यता क्या करेगी, ये भी एक विचारणीय विषय है। सीबीटी और डब्ल्यूबीटी की मैंने आपसे पहले चर्चा कर दी है, इस पर विचार आप करेंगे। बच्चों को बचाना और दिशा देना, एक बात यह है कि जो ई लर्निंग का जो अब तो ये ओपन सिस्टम हो गया, हमारे जो मोबाइल हैं, ऑनलाइन मोबाइल, जो एंड्रॉयड मोबाइल, उनमें जब बच्चे कोई चीज़ देखते हैं तो वो थोड़ी देर देखते हैं। वो 3 वर्ष के बच्चे को भी आप देखेंगे तो अपने मतलब का गेम थोड़ा देखा, तुरंत आगे बढ़ा देता, आगे बढ़ा देता, आगे बढ़ा देता। अब हमारे जो किशोर वर्ष के बच्चे हैं, किशोर आयु के या मतलब तरुण वर्ग के, तो उनमें हमें देखने में ये आता है, मैं दुर्भाग्यपूर्ण अपने को समझ रहा हूँ और मैं दुखी होकर के ये बात आपसे कह रहा हूँ कि हमारे मोबाइल पर आजकल ज़्यादातर महिलाएं ऐसे चित्र
ऐसे वीडियो शेयर कर रही हैं जिस पर लिखा रहता है कि इसको अकेले में देखें, इनको बच्चे न देखें, और वो खुल करके आ रहे हैं, न चाहते हुए भी आ जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को कैसे बचाया जाए? इसलिए ये बात नहीं कहना बच्चों से कि तुम मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो, ये गलत हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा, तो ये बात ठीक नहीं है। श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम नई दिल्ली में हुआ तो उसमें एक उनके सामने प्रश्न आया कि मेरा बेटा अधिकतम कंप्यूटर देखता है या कंप्यूटर बैठा रहता है, मोबाइल तो छोड़ता ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बच्चे को ये बताइए कि बेटा मोबाइल देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, परंतु बेटा ये बताओ कि हमारे लिए कौन सी अच्छी रेसिपी हो सकती है, हमारे लिए ज़रा ये बताओ कि वो ताजमहल कहाँ है, हमारे लिए ज़रा बताओ वो अमुक अमुक चीज़ें कहाँ। उन्होंने एक उदाहरण दिया। तो बच्चे को अगर हम एक कोई सी ज्ञान के सर्च में, मतलब ये ज़रा सर्च करके बताओ कि ये ऐसा ऐसे कब हुआ, नई नई चीज़ें कौन कौन सी आ गई हैं ज़रा बताओ, तो बच्चे उधर डाइवर्ट हो जाएगा और वो उन चीज़ों से बच जाएगा। मैंने भी अनुभव किया, मैंने अनेक बच्चों को उनसे ये नहीं कहा कि ये मत करो, बल्कि दूसरा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया, तो उनका दूसरा काम छूट गया और हमारे बताए हुए काम में लग गए। तो ये बच्चों को सकारात्मक दिशा देने का काम अभिभावकों का है, अध्यापकों का है, अध्यापिकाओं का है, हमारा सबका है। अनेक चीज़ें ये भी आती हैं विविधान में, ई लर्निंग में, डिजिटल लर्निंग में, कि अभिभावक भी बहुत से प्रशिक्षित नहीं हैं। अभी भी हमारे भारत का बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जो लोग मजदूर हैं और मजदूरी से नीचे भी स्तर के लोग हैं जो ये अभी नहीं जानते कि ये ई लर्निंग क्या है और बहुत सारी चीज़ें क्या हैं। एंड्रॉयड फ़ोन तो है उन पर, परंतु वो इसके क्या क्या लाभ हैं ये सब चीज़ें नहीं जानते। कारण क्या कि उनका जो शैक्षिक विकास है वो उतना नहीं हुआ, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये भी एक कारण है कि गुरुजन ई लर्निंग के माध्यम से कुछ अपेक्षाएं करते हैं, कुछ होमवर्क देते हैं, कुछ चाहते हैं कि कुछ लर्निंग आउटकम निकल करके आए, तो परिवार का वातावरण वैसा नहीं है, इसके कारण वो चीज़ें नहीं हो पाती। जूम ऐप चलाना है या जो जूम ऐप के लिए मना किया गया कि इसको हम लोग इसका बायकॉट करें, ये विदेशी है, और भारतीय ऐप नया आया है नमस्ते, इसको हम उपयोग में लाएं। तो अब ये हम कोई भी ऐप जब चालू करते हैं तो आपने देखा होगा अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, एक निर्णय हो रहा था और उसमें पीछे से किसी जो वकील साहब थे या उनके और कोई जज थे, उनकी एक पीछे से आवाज़ आई तो उन्होंने टोका कि मैं जजमेंट लिख रहा हूँ और पीछे से ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ज़रा शांत हो जाइए, इस प्रकार की बात की। हम लोगों ने भी देखा कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो पीछे से बच्चे आकर के बात करने लगे, कोई तरह तरह की आवाज़ आने लगे, यानी संपूर्ण घर का वातावरण कैसा। ई लर्निंग के लिए घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण कैसा है, ये भी निर्भर करता है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो ये भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, ये दोनों चीज़ें ठीक करना, उनकी समझ विकसित करना, ये बहुत आवश्यक है। आर्थिक कारण भी इसमें पीछे बहुत ज़्यादा इसका एक कारण है। लर्निंग, ई लर्निंग में जो बाधा बन रही है, हमारे एक पड़ोस में एक बालक है, मैंने उससे पूछा बेटा आजकल ई लर्निंग चल रहा है, होमवर्क दे रहे होंगे तुम्हारे टीचर, क्या स्थिति है? तो वहाँ उनके पिताजी खड़े थे, उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि हमारे पास तो एक सामान्य मोबाइल है, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मेरे घर में किसी पर भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। मैंने कोई बात आगे नहीं की, परंतु मुझे बहुत दुख हुआ कि वो लड़का PCM ग्रुप का है और प्राइवेट किसी विद्यालय में पढ़ता है, मतलब सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं थे। इसलिए वो जो और चीज़ें हैं, जो सरकार ने भी बहुत सारे शैक्षिक ऐप चालू किए हैं, लेकिन वो ऐसे बच्चे इससे वंचित रहेंगे। हमारे पड़ोस का जो बालक है, ऐसे जाने कितने इस देश के अंदर बच्चे होंगे। तो आर्थिक संकट भी ये हमारे सामने है, बच्चों के सामने है, ये भी ई लर्निंग में एक समस्या है। और मैंने इच्छा शक्ति की बात कही, जरा पानी दे। इच्छा शक्ति, विल पावर, किसी भी चीज़ को सीखने की और सिखाने की विल पावर चाहिए।
हम सिखा नहीं सकते, ये नालायक हैं, ये अयोग्य हैं, ये तो सब बेकार हैं, ये पुराने ज़माने की सोच के लोग हैं, तरह तरह की ऐसी बातें करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, या मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं इस प्रकार के विशेषण दे दूं लोगों को। इसलिए कैसे सिखाया जा सकता है, ये मेरी प्रतिबद्धता है। मैं अपने को जागृत करूं, अपने को प्रेरित करूं, अपने को इस योग्य बनाऊं कि मैं जो नहीं सीखना चाहता है उसको भी कैसे सिखा सकूं। यह बात ध्यान रखने की बात है। तो सीखने और सिखाने वाले, आज मैंने ये चर्चा की कि आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो साइकिल भी चलाना नहीं जानते। जो साइकिल चला लेते हैं वो मोटरसाइकिल नहीं चला पाते, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो स्कूटर नहीं चला पाते। तात्पर्य ये है कि कुछ सीखना चाहते नहीं हैं वो, जो सीख लिया वो सीख लिया, या उनके सामने कोई समस्या है। परंतु मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिनके अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो सीख लेता है। जैसे गाने वाला, आपने ट्रेन में देखा, बस में देखा होगा कि जो गाने वाला है वो अटैची को अपने घुटनों पर रख लेता है और बजाने लगता है, और अटैची को बजाते बजाते ही और वो अच्छे से गाने गा लेता है। लोग सड़कों पर, मैंने बच्चों को देखा कि वो गिट्टी को लेकर के और गिट्टी को बजा बजा करके और गा लेते हैं। तो जिनको गाना है वो गा लेता है, यानी सीखना है तो वो सीख लेगा। हमें सिखाना है तो मैं सिखा के मानूंगा, कैसे भी मानेगा। और इसलिए बच्चों को सिखाने के लिए हमारे हृदय में उनके प्रति प्यार चाहिए, आत्मीयता चाहिए। ये मेरा बेटा, मेरा पड़ोस का बेटा, मेरा कोई भी जिसको मैं सिखाना चाहता हूँ वो मेरे लिए भगवान है। ये परम पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज ने अपनी कथा में कहा कि हमारा पड़ोसी भी हमारा भगवान जैसा है, हम ऐसा माने। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी शर्मा, इन्होंने प्रधानाचार्य सम्मेलन में बोलते हुए एक बार कहा कि अगर बच्चे के लिए आचार्य भगवान है तो भगवान बच्चा भी है आचार्य के लिए, शिक्षक के लिए बच्चा भी भगवान जैसा ही है। अगर हम बच्चे को भगवान मान लें और अपनी संपूर्ण शक्तियां उनके लिए समर्पित कर दें, संपूर्ण प्रयास ईमानदारी से शुद्ध सात्विक ढंग से समर्पित कर दें, तो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ई लर्निंग में जो चुनौतियां हैं वो हम सकारात्मक ढंग से विचार करें, सोचें और करें तो ये समस्याएं हल हो जाएंगी। अब आगे अगर हम विचार करें तो हम इसके माध्यम से अगर हमने उन बच्चों को सिखाने की आदत डाल पाई, कुछ अच्छी बातें सिखा पाई, तो निश्चय ही वो डिजिटल बुक बनाने लगेंगे, माने सृजनात्मक रचनात्मक कार्य करने लगेंगे। सृजन करना ये एक ईश्वरीय कार्य है। लोग बम का भी निर्माण करते हैं, लेकिन बम जब बनाया जाता है और बनाने के बाद जब उसका उपयोग किया जाता है तो उससे विनाश होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति पुस्तक का निर्माण करता है, कोई कविता का निर्माण करता है, कोई मतलब गद्य या पद्य में कोई चीज़ लिखता है, सृजन करता है, तो वो संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को प्रेरित करके हम सब उनके अंदर ये भावना पैदा करें कि हम बढ़िया से बढ़िया, अच्छी से अच्छी, उत्कृष्ट डिजिटल बुक्स बनाएं और वो उपलब्ध कराएं। डिजिटल वीडियो ये जो आजकल आ रहे हैं, बहुत सारी वीडियो आ रहे हैं, तो कोई सेवा पर, करुणा, दया, मैत्री, सद्भावना, पर्यावरण की रक्षा, जीवों की रक्षा, हमारा बहुत बड़ा ज्ञान है। हमारा बौद्ध दर्शन, हमारा जैन दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन, हमारे बहुत सारे दर्शन हैं। हमारा ज्ञान की परंपरा बहुत प्रखर है, बहुत प्रबल है, बहुत प्रभावी है, और ये बहुत श्रेष्ठतम है। दुनिया की ज्ञान परंपराओं में भारत की ज्ञान परंपरा सबसे श्रेष्ठ है। 4 वेद, पुराण, उपनिषद, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। उनको आधार मानकर अनेक प्रकार की चीज़ें डिजिटल बनाई जा सकती हैं, अनेक प्रकार की गेम बनाए जा सकते हैं। आजकल चर्चा होती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो किसी ने ये बनाया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मेरा कृष्णा मतलब है स्टार, इस प्रकार की बातें बनाई। तो बच्चों में संस्कार देना, बच्चों में किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी सांस्कृतिक महापुरुषों के जीवन से बच्चों को कैसे हम जोड़ सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का हम निर्माण करें। ये लर्निंग
का जो ई लर्निंग का जो मेथड है, इसको हम सृजनात्मक कौशल में कैसे इसका उपयोग करेंगे। तो जब हम सृजन करें तो इस प्रकार का सृजन करें जिससे हमारा जो प्राचीनतम जो ज्ञान है, हमारी श्रेष्ठतम जो संस्कृति है, वो दुनिया के सामने जाए और फिर सारी दुनिया हमारी संस्कृति से आप्लावित हो, उससे अभिभूत हो, वो उसको जान सके, उसको समझ सके और उनकी संपूर्ण जीवन शैली भारतीय जीवन शैली जैसी बने। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व एक जीवन शैली है, ये भारतीय एक जीवन शैली है। तो ये जीवन शैली संपूर्ण दुनिया की कल्याणकारी बने और इसलिए हम इस प्रकार से कुछ काम करें। क्षेत्र इसका बहुत व्यापक है। आप जानते हैं कि आज देख रहे हैं कि एक सज्जन ने कहा कि भाई पत्रकार महोदय, आप तो इतनी जल्दी सूचना देते हैं कि मीडिया के अन्य लोग भी, चैनल भी नहीं दे पाते हैं। यानी कि पत्रकारिता में एक सिद्धांत है लॉ ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत। तो जो तत्पर है, जो क्रियाशील है, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकता है। तो पत्रकारिता में भी ये जो ई लर्निंग का है पूरा सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा उसमें उपयुक्त है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल उसी में नहीं, तो इसके बहुत बड़े अवसर हैं। ई लर्निंग हमने अपनाया, ई लर्निंग के माध्यम से हमने अपना विकास किया, तो निश्चित ही ये मानो कि हम अपना कल्याण तो करेंगे, लेकिन इस संसार में रहने योग्य हम बने रहेंगे। अपनी पीढ़ी को भी इस संसार में रहने योग्य बनाना है, तो उन्हें ई लर्निंग के माध्यम से इतना कुशल बनाना कि वो कहीं भी कहना चाहिए अनुत्तीर्ण ना हो, वो फेल ना हो, वो अपने को पीछे अनुभव ना करे। जैसे कि उद्योग है, व्यापार है, रक्षा है, शिक्षा है, भिन्न भिन्न बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनमें आज हर चीज़ ये ई लर्निंग के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बैंकिंग प्रणाली में, अब वहाँ घर जाने, वहाँ बैंक में लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ LIC के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गैस के एजेंसी पर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। ये सब ई लर्निंग के कारण ही हुआ है। ई लर्निंग सिस्टम, इसकी व्यापकता बहुत अधिक है, इसको सीखना और सिखाना हम सब के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। वर्तमान में अगर हम विचार करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम डिजिटल इंडिया, उन्होंने एक नारा लगाया था जिस समय वो इस व्यवस्था में आए, प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल का विचार, डिजिटल का पूरा कंसेप्ट तभी आया जब मोदी जी आए, उससे पहले भी था, परंतु उन्होंने इसको अधिक बल दिया। तो ये विचार करने की आवश्यकता है कि डिजिटल इंडिया का जब नारा लगाया तो आगे आने वाली पीढ़ी और आगे आने वाले हमारे संतान, हम विचार करें आगामी 20 वर्ष का, 50 वर्ष का, कि जब हमारा जो बेटा आज या बेटी पैदा हो रही है, वो आज 20 साल बाद ये हमारी व्यवस्थाएं कहाँ होंगी। एक समय ऐसा था जब हम केवल फ़ोन को डायल करते थे, ट्रंक डायल होता था, जब तार की व्यवस्था थी, हम पोस्ट कार्ड लिखते थे। धीरे धीरे अब पोस्ट कार्ड धीरे धीरे अब ये विलुप्त सा हो गया। अब ये हम SMS पर आ गए, व्हाट्सएप पर आ गए, बहुत सारी चीज़ें चलने लगी। तो ये धीरे धीरे वहाँ से लेकर हम यहाँ आ गए। अब हमारी संतान आज जहाँ है, आज 20 वर्ष के बाद क्या होगी, इसके बारे में जो हमारे युवा वर्ग के बंधु हैं, बहनें हैं, हमारे युवा साथी हैं, इनको ये विचार करना कि हमारी संतान 20 वर्ष बाद, 25 वर्ष साल, उस जब जो दुनिया होगी, क्या उस समय वो उससे टकरा पाएंगे, उस समय वो अपने को रहने योग्य पाएंगे क्या। इसलिए उनको अभी से विचार करना, चुनौतियाँ मानकर नई नई चीज़ों को खोजना और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। संभावनाएं बहुत हैं, अनेक प्रकार के जो ऐप हैं वो आ रहे हैं। इन विविध प्रकार के ऐप के कारण हमारे पास जो समय है, श्रम है, धन है, इसकी बहुत बड़ी बचत होती है। ये ध्यान रखें कि पहले बहुत सारा, हम सब जानते हैं कि कितना समय अधिक लगता है, कि जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे पूर्व छात्र भैया बहन हैं, आपको अभी नहीं पता है कि पहले किसी काम में कितना श्रम होता है। तो कुछ लोगों ने यहाँ देखा होगा कि हमारी माताएं बहनें जल के अभाव में प्रातःकाल अपने सिर पर 3-3 घड़े रखकर
और वो कितनी दूर तक जाती हैं पानी लेने के लिए, तब मीठा पानी 2-3 घड़े ले पाती हैं। परंतु एक तकनीकी के कारण हमारे शहरों में धीरे धीरे गंगा जल आने लगा है। ये तकनीकी के कारण हुआ, हमारी सोच के कारण हुआ और हमारी आवश्यकता के कारण हुआ। तो ये हमने परिश्रम किया, हमने खोज की, तो धीरे धीरे लागू हुआ। हम ऐसे अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। हम पैदल चलते थे पहले, धीरे धीरे साइकिल पर चलने लगे, फिर साइकिल के बाद अन्य संसाधन आ गए। आज एक सामान्य व्यक्ति भी हवाई जहाज से यात्रा कर लेता है। ये सब तकनीकी के कारण से हुआ। तो हमें इस तकनीकी का प्रयोग करना ईमानदारी के साथ, खुले मन से और पूरे व्यापक मन से, तो इसमें समय, श्रम, धन की बचत होगी और हम बहुत जल्दी निरंतर इसमें आगे बढ़ेंगे। हमने देखा होगा, मैंने ये बात इसलिए कही कि कल एक मेरे पास समाचार आया कि कृपया मुझे कुछ मैटर भेज दीजिए और मुझे एक अभी वेबसाइट बनानी है। तो आपको आश्चर्य होगा कि इस सब के पीछे एक अपने को एकाग्र करना होता है। कोई भी व्यक्ति हो, जब आपसे कोई प्रश्न करे, कोई योजना दे कि आपको ज़रा मेरे बारे में इतना जानकारी दीजिए और मुझे कुछ ऐसा करना है, तो माइंड मेकअप करना है। तो हमने माइंड मेकअप किया और एक इस पर मीमो निकाला, उस पर मैंने वॉइस से अपना टाइप किया, करेक्शन किया और फिर उसको व्हाट्सएप पर भेज दिया। कई बार ऐसा किया, लगभग आधा घंटे में एक पर्याप्त कंटेंट हमने उनके पास भेज दिया। वहाँ से रिप्लाई आया कि मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि वेबसाइट निर्माण करने में आपने बहुत सहयोग किया और ये तो बहुत जल्दी आपने कर दिया, कैसे हो गया। ये मुझे भी प्रसन्नता इस बात की हुई कि कंसेप्ट तो मेरे पास क्लियर था जो इन्होंने विषय दिया, परंतु मैंने चूँकि उस ऐप का प्रयोग किया और अपना बोलता गया, वो टाइप हो गया। टाइप होने के बाद करेक्शन करके मैंने उसको भेज दिया। अब ये बात इसमें क्या हुआ कि इसमें देखने में ये बात आई कि हमने कोई भी काम जो किसी ने हमसे अपेक्षा की, मैंने उनके काम को बहुत ही कुशलतापूर्वक अच्छे ढंग से करके उनको दे दिया। हाथ से लिख करके नहीं दिया जिससे उनको टाइप करना पड़े, जिससे उनको करेक्शन करना पड़े। मैंने सब सॉफ्ट कॉपी उनके पास भेज दी। तो ये एक मैंने उदाहरण दिया कि कार्य अच्छा हुआ, कार्य जल्दी हुआ और ये निरंतर हमारा जो काम था वो आगे बढ़ा। तो ये बातें मुझे आपको बतानी थी। और जहाँ तक बात है ई लर्निंग, तो आजकल ये ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हो गए, इनका जाल फैल गया धीरे धीरे। हम कोई भी चीज़ आज हम पढ़ सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी में के माध्यम से और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन में सब उपलब्ध है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि मुझे तो ये विषय दिया गया, इसलिए मैंने आपसे चर्चा की। तो ये बात मैंने आप लोगों से आज ये हम विशेष रूप से कही है। तो अंत में सीखने में ये अधिक सहायक है। ई लर्निंग सिस्टम जो व्यवस्था है सीखने में सहायक है। अधिगम जो लर्निंग आउटकम ये भी होता है और ये सीखने प्रक्रिया तेज होती है। अधिगम की प्रक्रिया तेज होती है, यानी सीखने की, सिखाने की प्रक्रिया तेज होती है। नवाचार की इससे प्रेरणा मिलती है। आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर हैं। इन टाइम जानकारी में ये सहायक है। छात्र छात्राएं भी त्वरित टिप्पणी करते हैं, वो जानकारी कर लेते हैं और जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो भी उनको तुरंत उनको मार्गदर्शन कर लेते हैं। इसमें धन की बचत हो जाती है, आवागमन की बचत होती है, मैंने पहले कहा। तो ये सारी कमियां थीं और मैं अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य का भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, पड़ भी रहा है। बहुत से लोग लेट करके ही मोबाइल देखते हैं, 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक। आँखों का क्या होगा, गर्दन का क्या होगा, रीढ़ का क्या होगा, ये विचार करने की बात है। मैंने ये भी देखा है इंजीनियर जैसे लोग अपने मोबाइल को और लेट करके पेट पर रख लेते हैं वो लैपटॉप को और वो चलाते हैं, बैठते करते हैं। तो ये समस्या है। जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसी तरीके से अपनाइए। अनावश्यक चीज़ें से बचते रहें। बच्चों को अश्लीलता से अवश्य बचाए रखें, मेरी ये विनम्र प्रार्थना है। ई लर्निंग सिस्टम पर आज बातचीत करने का अवसर मिला, मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। इसको उपयोग में लाइए। धन्यवाद।